821 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय वापस आ चुका है। अभी के समय में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 900 साल पुराना है। आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी करीब 1400 साल पुराना है। आपको बता दें कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी, सारे किताबें राठ में बदल रही थीं, तो उसका धुआं कई महीनों तक आसमान में घने काले बादलों की तरह दिखाई दे रहे थे, छाए हुए थे। और यह बात मिन्हाज-ए-सिराज, जो कि एक पार्टी इतिहासकार थे, उन्होंने ही कहा था कि नालंदा की जलती हुई किताबों को देखकर बहुत पीड़ा हुई थी, क्योंकि वह किताबों का चलना नहीं बल्कि हजारों साल की रिकॉर्ड और ज्ञान का एक भंडार का जलना था। यह घटना आज से 821 साल पहले हुई थी। अगर आज नालंदा विश्वविद्यालय जीवित होता तो आज भारत की प्रसिद्धता पूरी विश्व में सबसे आगे होता। अगर आप एक बार गूगल करके टॉप 10 वो ओल्ड यूनिवर्सिटी का सर्च करते हैं तो सबसे पुराना नालंदा विश्वविद्यालय पूरे एशिया में आपको देखने को मिलेगा। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन जानते हैं। भारत में को रिसोर्सेस थे, अगर उन्हें डिस्ट्रॉय ना करते, अगर उन्हें बर्बाद ना करते, विदेशी आक्रमणकारियों ने जो बर्बाद किया, अगर ऐसा ना होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। भारत को सोने की चिड़िया कहने वाली बात आज की नहीं है, या 200 साल पहले अंग्रेज जब अपनी हुकूमत कर रहे थे तब की ही बात नहीं है। ये आपको बता दें कि भारत को सोने की चिड़िया 1000 साल नहीं बल्कि 1500 साल पहले की बात है। भारत जो पोजीशन थी और भारत में अपार सोना था, उसी कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वहीं से भारत को किसी की नजर लगी। आज कहा जाता है किसी भी देश का अगर विकास चाहती हैं तो उस देश की एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दो, उसके बाद वह देश खुद ब खुद विकसित हो जाएगा। और सेम यही बात आज से 1500 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय करता था, भारत को एजुकेशन प्रोवाइड करता था। आपको पता दें, नालंदा विश्वविद्यालय में लाखों से ज्यादा किताबें मौजूद थीं, लाखों में मैन्यूस्क्रिप्ट मौजूद थी, मैथमेटिक नॉलेज और एस्ट्रोनॉमिक नॉलेज। आप ऐसा समझ ली कि उस समय क्या नहीं था। आज के समय जैसा इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और नॉलेज काफी करने का भी सिलसिला नहीं था। आज के समय में, इंटरनेट के समय में, जिस तरह से नॉलेज पूरी दुनिया में फैल रहा है, इतनी तेजी से उस समय ऐसा कुछ नहीं था। और उस समय एजुकेशन सिर्फ कुछ चुनिंदा ही जगह ऊपर मिलती थी, और उस समय पूरे श्याम नालंदा विश्वविद्यालय टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी, और वहां पर जापान, कोरिया, मंगोलिया, टर्की, श्रीलंका, इन सब जगह से लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, क्योंकि वहां पर लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, आर्ट, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी सब चीजें उपलब्ध हुआ करती थीं। जिस प्रकार आज के समय में किसी प्रकार की जानकारी के लिए गूगल सर्च बहुत आसान चीज है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। और कहते हैं ना, जब एक व्यक्ति अमीर हो जाता है तो उसके पड़ोसी चलते हैं। ठीक वैसा हाल भारत का था। इतना सब होने के कारण भारत के पड़ोसी देश जलते थे और एक स्ट्रेटेजी बनाते थे कि भारत को किस प्रकार से तोड़ा जाए, उस पर हुकूमत किया जाए। और उनकी यह स्ट्रेटेजी काम करने लगी और वो सफल भी हो गई। और आपको बता दें, सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय में पहला आक्रमण 1524 साल पहले हुई थी, जब मिहिराकुला ने नॉर्दर्न इंडिया में अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए नालंदा में पहला आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरा अटैक आज से करीब 1424 साल पहले हुआ था, यानी पहले अटैक के ठीक 100 साल बाद, जब किंग ऑफ बंगाल शशंका ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक। क्या उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय 500 साल तक शांति से शिक्षा देता रहा? फिर दूसरे अटैक के 500 साल बाद, आज से ठीक 831 साल पहले, नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक हुआ, जो कि सबसे खतरनाक था, और इस बार बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था। अगर देखा जाए तो विदेशियों के आक्रमण से, या यूं कहें बाहरी लोगों ने जो चाल चली, उसमें सफल हो गए, और इस बार नालंदा पूरी तरह से अपने अस्तित्व को खो दिया। और इस घटना ने ही पूरे भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और कई वर्षों के लिए पीछे कर दिया, और भारत की पूरे भविष्य को बिगाड़ कर रख दिया, पूरी तरह से भारत की विकास को बर्बाद कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय खेसारी किताबें राख में बदल गई, और नालंदा लाइब्रेरी में 9 मिलियन किताब रखी हुई थी, यानी 90 लाख का किताब। एक रिपोर्ट में पता चला कि जब उस बिल्डिंग में आग लगाई गई थी तो वहां के लोकल्स का कहना था कि महीनों से ऊपर यह आग जलती रही, और यह किताबें ही नहीं बल्कि वह पढ़ने आए जितने भी छात्र थे, उनमें से अधिक को कुमार दिया गया, जो कि सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आए हुए थे। और इस घटना ने पूरी नालंदा विश्वविद्यालय के रेप्यूटेशन को खराब कर दिया, और कुछ भी के खराब होने के बाद आज तक वापस नहीं आ पाया। और 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, लेट्स रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी, इसे वापस लाते हैं। और उससे बाद 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ। फिर उसके बाद ये राज्यसभा 21 अगस्त 2010 में पास हुआ, और फिर लोकसभा में 26 अगस्त 2010 को पास हुआ। 29 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया, और एक लीगल फ्रेम मिला जिससे कि हमारी पुरानी लेगेसी रिमाइंड हो सकी
और फिर ठीक 14 साल बाद 19 जून 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी का ओपनिंग किया गया और यह प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया गया और उनके साथ और अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे और कई विदेशी मेहमान ही आए हुए थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस 455 एकड़ में फैला हुआ है और वह आधुनिक टेक्नोलॉजी से लाए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर, सोलर पार्क और बहुत कुछ, जिस देखकर आपको यह फील होगा कि हाँ, यहाँ पर शिक्षक बहुत महत्व दिया गया है। और ये भी कोशिश जारी है कि नालंदा विश्वविद्यालय नहीं, जो कुछ खोया है उसको भी बहुत हद तक लाया जा सके। बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसकी द्वारा कंप्यूटर पॉसिबल हो पाया है, उसे भारतीय स्कॉलर पिंगला ने निकाला था। करीब 200 BC में नंबर 0, जिसके बिना आज की दुनिया चल नामुमकिन नहीं है, उसे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था। और डेसिमल नंबर सिस्टम भी भारत में ही खोजा गया था, जो कि मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इसके साथ योगा, आयुर्वेदा, चेस, कॉटन, ये सब कुछ नालंदा विश्वविद्यालय में रिसर्च किया गया था और इसको पूरी दुनिया में भारत ने दिया। अगर नालंदा विश्वविद्यालय डिस्ट्रॉय ना किया गया होता तो आज हम भारतीय दुनिया के किस खुशी पर होते, आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, बदकिस्मती जो हो गया वह वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो भारत ने खोया है अपनी ये तक प्रयास से, उसको कुछ हद तक रिमाइंड किया जा रहा है। न नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा और हमारी पूरी कोशिश की यह नया विश्वविद्यालय पुराने नालंदा विश्वविद्यालय जैसा दोबारा हो जाए। जिस तरह से उस विश्वविद्यालय में पढ़कर बड़े इंसान बने हुए हैं, उस लिस्ट में द्वांगजांग भी आते हैं, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के डिस्ट्रॉय होने की 1000 साल पहले चाइना से आकर शिक्षा लिया था नालंदा विश्वविद्यालय में। और उन्हीं के नाम पर नालंदा विश्वविद्यालय में डेडिकेटेड मेमोरियल भी मौजूद था, जो आप चाइना को इतना विकसित आज देख रहे हैं, लेकिन उनके विकसित होने के पीछे नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा भी हो सकता है। आपको बता दें, सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि उस समय ऐसा कि कई देशों के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आती थीं और अपने देश जाकर वहां डेवलप और विकास करते थे। और आपको बता दें, चाइना, इंडोनेशिया, जो कि अभी की बहुत ही एफिशिएंट देश माने जाते हैं, वहां के भी बड़े बड़े रूलर नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। आपको बता दें, उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रवेश सिस्टम था बहुत ही जटिल था। जिस तरह से आज एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और उसमें फाइट करते हैं, उन्हीं को प्रवेश दिया जाता है। मतलब उस समय की बहुत ही इंटेलिजेंट लोग वहां पर पढ़ते थे। आपको बता दें कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय पूरी विश्व में ऐसा था कि भारत को बहुत आगे कर सकता था, इसलिए भारत से जलन रखने वाले लोग उसे सबसे पहले नष्ट करना चाहते थे और भारत की बदकिस्मती उसमें वो सफल भी हो गए। और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में पहला यूनिवर्सिटी था, लेकिन उसके डिश वहां होने के बाद उसका नाम ही नहीं आता। आपको बता दें, सबसे पुराना मोरक्को का यूनिवर्सिटी ऑल क्वारा आइन, जो कि 1165 साल पुराना है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास आज से 1500 साल पहले डिस्ट्रॉय होने का है। तो सोचिए कितना पुराना विश्वविद्यालय रहा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय जिस जगह स्थित है उसे बिहार कहते हैं और बिहार के इतिहास के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। मौर्य एम्पायर के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारतीय इतिहास के सबसे लंबे समय तक राजा बनी रहने का इतिहास है और आज जिसे पटना कहते हैं, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। और आर्यभट्ट, जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने पूरे विश्व को 0 दिया, वह भी उस समय के पाटलिपुत्र से थे, जिसका आज का नाम पटना है। और महात्मा बुद्ध को गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आचार्य चाणक्य ने अपनी जीवन काल का अधिक समय बिहार में ही व्यतीत किया था। आप सब मगध को तो जानते ही होंगे, जो आज का बिहार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे विश्व में रिपब्लिक अगर कहीं भी लागू हुआ था तो सबसे पहले वैशाली में लागू किया गया था, जो आज के बिहार में है। रिपब्लिक आपको तो मालूम ही होगा कि जो सरकार चलाने वाले होते हैं वह पब्लिक द्वारा चुने जाते हैं, जैसा कि आज आप सब कर रहे हैं। पहले परंपरा थी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन रिपब्लिक होने के बाद से यह परंपरा खत्म हो गई और यह सिस्टम सबसे पहले वैशाली में लागू किया गया था, जो कि पूरे विश्व का सबसे पहला रिपब्लिक प्रदेश बना था। 600 BC के आसपास वैशाली में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया था। डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट करने वाला कंट्री, देश प्रदेश अगर कहें तो सबसे पहले पूरे विश्व में वैशाली ही था और वैशाली आज भी बिहार में मौजूद है। दोस्तों, अगर बिहार के इस इतिहास से आपको कुछ सीख मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम आपके बहुत ही काम आएंगे। फिर मिलते हैं एक नई सीख के साथ, नई वीडियो के साथ।